चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। क्लियर है? हमने इससे पहले पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने बात की थी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की। आज है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन और प्लेस। कहने का मतलब हो गया हम उन प्रेपोजिशंस की बात करेंगे जो कि स्थिति या स्थान को बताती हैं। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हैं जो कि स्थिति या स्थान की बात करती हैं। चलिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इन की। किसकी बात करूंगा? इन की। ठीक है सर। तो इन कहां पर प्रयोग करते हैं? तो सुनिएगा, मैंने लिखा है टू इंडिकेट प्रेजेंस इनसाइड अ क्लोज्ड स्पेस, रूम, सिटी और कंट्री। मतलब अगर आपको किसी की प्रेजेंस है ना किसी क्लोज्ड स्पेस में बतानी है, किसी सिटी में बतानी है, किसी कंट्री में बतानी है, किसी रूम में बतानी है, सही बात है ना, किसी बाउंड्री के अंदर भी बतानी है, तो कहने का मतलब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है राधा इज प्लेइंग इन द रूम। कहने का मतलब क्या? राधा कमरे में खेल रही है, कमरे में खेल रही है। तो ये जो मैं आया ना, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन। तो जहां कहीं पे ये मैं शब्द आता है, आप वहां पे इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने लिखा राधा इज प्लेइंग इन द रूम। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है हिंदी इज स्पोकन इन भारत। भारत में हिंदी बोली जाती है। तो कहने का मतलब क्या? शहर हो गया, देश हो गया, है ना, कमरा हो गया, कोई क्लोज स्पेस हो गया या बाउंड्री हो गई, है ना, वहां पर अगर आप स्थिति की बात करना चाहते हैं, है ना, पोजीशन की बात करना चाहते हैं, तो फिर आप किसका प्रयोग करें? इनका। चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रेपोजिशन है वो एट। कौन है? एट। एट जो है वो किसकी बात करता है? तो सुनिएगा, देखिए, टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, है ना। कहने का मतलब क्या? कोई ऐसी लोकेशन या फिर आप पॉइंट जो एग्जैक्ट हो, जो स्पेसिफिक हो, तो हम फिर वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? एट का। मतलब हो गया कोई फिक्स जगह की आपको बात करनी है। सही बात है? कोई फिक्स जगह की अगर आपको बात करनी है, तो फिर आपको किसी एग्जैक्ट पॉइंट की अगर आपको बात करनी है, जगह की, है ना, किसी एग्जैक्ट जगह की बात करनी है, तो फिर आप किसका प्रयोग करें? एट का प्रयोग करें। जस्ट देखिएगा, देखिए मैंने लिखा है ही इज एट द डोर। कहने का मतलब क्या? वह दरवाजे पर है। समझे कि समझे? मैंने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताई है कि वो कहां है? दरवाजे पर है। क्लियर है? तो एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप एग्जैक्ट पॉइंट की बात करो, जब भी आप एग्जैक्ट लोकेशन की बात करो, पोजीशन की बात करो, तो फिर आप क्या लगाए? एट, है ना। तो ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है। एक और एग्जांपल लिया मैंने, है ना, राम लिव्स एट प्रताप नगर इन जोधपुर, है ना। वही वाली बात हो गई। भाई शहर तो हो गया आपका जोधपुर, तो आपने लगा दिया इन जोधपुर, लेकिन उसमें एक एग्जैक्ट लोकेशन है, आपका एक एग्जैक्ट एड्रेस है ना, एक एग्जैक्ट पॉइंट है ना, जहां पर आप रहते हैं, और उसका नाम क्या है? प्रताप नगर। और वैसे भी एक सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, तो कहने का मतलब हो गया अगर आप किसी बड़ी जगह में छोटी जगह का जगह को बताना चाहते हो, है ना, और दोनों की बात करना चाहते हो, तो बड़ी जगह के साथ आप इनका प्रयोग करें और छोटी जगह के साथ आप क्या करें? एट का प्रयोग करें। क्लियर है? चलिएगा। नेक्स्ट अगला हमारा जो प्रेपोजिशन है हम बात करते हैं उसकी, सुनिएगा, ऑन, है ना। अब ऑन जो है उसका हम प्रयोग कहां करते हैं? तो देखिएगा, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर बीइंग ऑन टॉप ऑफ अ सरफेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज टचिंग दैट सरफेस। कहने का मतलब हो गया जब कोई किसी के ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो और वो उसे टच करे। टच करना जरूरी है, ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? तो जब कोई किसी दूसरे के ऊपर हो और उसे टच करे, तब हम वहां पर क्या प्रयोग करते हैं? ऑन। और हिंदी में इसका निकलता है पर। ठीक है? जैसे टेबल पर, क्लियर है, जैसे पेड़ पर। बात समझ गए होंगे। सुनिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। जो बिल्ली है वो कहां बैठी है? टेबल पर बैठी है। तो सीधी बात है, वाजिब सी बात है, कोई हवा में तो होगी नहीं, टेबल पर बैठी है ना, तो वो टच करके बैठी। तो कहने का मतलब कि जब कोई किसी के ऊपर होता है और उसे टच कर रहा हो, है ना, तब हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। तो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, है ना, जो बिल्ली है वो टेबल पर बैठी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, द पिक्चर वॉज ऑन द वॉल। हाँ, जैसे दीवार पर भी अगर कुछ टंगा है, सही बात है, जैसे पिक्चर है, कोई वॉच है ना, जिसे हम दीवार घड़ी कहते हैं, तो कहने का मतलब क्या? अगर वो लटक रही है, वो टंग रही है दीवार पर, तब भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो, ऑन द वॉल। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है द पिक्चर वॉज ऑन द वॉल। जो पिक्चर था वो दीवार पर था। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अगले वाला जो है वो है अंडर। ठीक है सर। अब अंडर का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो के नीचे, है ना, क्या निकलेगा अर्थ? के नीचे। आइएगा बात करते हैं कहां लगता है। इट इज यूज्ड फॉर बीइंग डायरेक्टली अंडरनीथ समथिंग। मैंने आपको बता दिया, जो डायरेक्टली किसी के नीचे हो,
है ना, ठीक है। किसी की स्थिति किसी के नीचे बतानी हो, डायरेक्टली उसके नीचे बतानी हो, हाँ, लेकिन टच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देना, यहाँ पे टच नहीं करता है। अगर वो उसके नीचे है तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। तो किसी की पोजीशन किसी के नीचे बतानी तो फिर आप अंडर का प्रयोग करें, और इसीलिए हिंदी में उसका अर्थ निकलता है के नीचे। आइएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं। द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। जो शेर था वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो कहने का मतलब क्या, डायरेक्टली अंडरनीथ की हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करते हैं हमारे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है ओवर। सुनिएगा, देखिए क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली अबव अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर हो लेकिन वो उसको छुए नहीं, मतलब जस्ट ऊपर होना चाहिए, डायरेक्टली ऊपर होना चाहिए और टच नहीं करना चाहिए। ये दो शर्तें अगर काम कर रही है तो फिर आप किसका प्रयोग करें, ओवर। सर कैसे, हमें समझाइए। तो सुनिएगा, जैसे मैंने कहा कि मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, क्लियर है, ठीक है ना, मतलब यहां नहीं है ना, ऊपर बोले तो छत पर, सही बात है, सीलिंग फैन जिसे हम कहते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, मतलब मेरे जस्ट ऊपर एक पंखा घूम रहा है जो मुझे अच्छी हवा दे रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। कहने का मतलब क्या, मेरे सर के जस्ट ऊपर एक पंखा है जो काफी अच्छी हवा दे रहा है, ऐसा। तो जब आप किसी को किसी के जस्ट ऊपर बताते हैं और टच ना करें तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। नदी पर एक पुलिया है। सीधी बात है। अब देखिए दोनों शर्तों को पूरा करता है। पुलिया नदी के जस्ट ऊपर है और पानी को टच भी नहीं कर रहा है। तो जस्ट किसी के ऊपर होना और टच ना करना, क्या प्रयोग करते हैं हम, ओवर का। यहां मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है, लेकिन ये अलग पॉइंट को शो कर रहा है। अब ये अलग पॉइंट क्या है, सुनिएगा। अगर कोई किसी को ढकता है, पूर्ण रूप से ढकता है, टोटली कवर करता है, फिर भले वो टच करे, हम ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। जब कोई किसी को पूर्ण रूप से ढकता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है, शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। उसने सोते हुए बच्चे पर चद्दर डाली। अब चद्दर डाली तो चद्दर उसको टच कर रही, भली कर रही है, लेकिन चद्दर ने बच्चे को पूरा ढक रखा है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा अगले वाला जो प्रेपोजिशन है वो है अबव। क्या है, अबव। इसका भी अर्थ के ऊपर, पर, लेकिन थोड़ा सा फर्क है ओवर और अबव में। सुनिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ हायर लेवल देन अनदर ऑब्जेक्ट नॉट नेसेसरली डायरेक्टली अबव। कहने का मतलब हो गया कि जब कोई किसी के ऊपर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सीधा ऊपर हो, ऊपर किधर भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। बिल्कुल ओवर जैसे ही है, लेकिन ओवर और इसमें फर्क ऐसा ही है कि ओवर में बात होती है जस्ट ऊपर और अबव में कहीं पर भी। ठीक है, हम बस ऊपरी लेवल की बात कर रहे हैं, ऊपरी हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर आपको बता रहा हो तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, अबव का। देखिएगा मैंने एग्जांपल लिखा है, द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। सीधी बात है ना, बादल बहुत सारे हैं लेकिन बादलों के ऊपर कहीं भी, है ना, क्या उड़ रहा है, एक प्लेन उड़ रहा है, ऐसा मैंने कहा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखा मैंने, द रिवर वाटर रोज अबव द डेंजर मार्क। अब ये भी देखिएगा, अबव का प्रयोग, है ना, लेवल को बताने के लिए, लेवल के ऊपर की बात करनी हो, है ना, किसी लेवल के ऊपर की बात करनी है, मतलब लेवल में ऊपरी बताना हो आपको। सही बात है कि ये इस लेवल से ऊपर है। तो कहने का मतलब हो गया, जब हम किसी लेवल की बात करें, है ना, उम्र में भी अगर आप किसी को ज्यादा बताना चाहते हो कि ये इसके ऊपर है, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अबव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कह दिया, सुनिएगा मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, द रिवर वाटर रोज अबव द डेंजर मार्क। कहने का मतलब क्या, नदी का जो पानी है वो डेंजर मार्क से ऊपर है। क्लियर है। जैसे मैंने कह दिया, द वाटर लेवल इज, है ना, अबव माई नीज। कहने का मतलब क्या, जो पानी है वो मेरे घुटनों से ऊपर है। तो इस प्रकार से अगर आप उम्र में भी बताना चाहते हो, किसी पद में भी अगर आप अबव की बात करना चाहते हो तो हो सकता है, आप उम्र में भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, ही इज अबव 40। कहने का मतलब क्या, वो 40 साल से ऊपर का लगता है या 40 साल से ऊपर का है। तो इस प्रकार से हम अबव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, अगले वाला हमारा जो प्रेपोजिशन है हम उसकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है बिहाइंड। क्या है, बिहाइंड। अब बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। ठीक है, आइएगा बात करते हैं। क्या लिखा मैंने, टू इंडिकेट अ पोजीशन एट द बैक ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या, किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के पीछे की बात करनी हो कि भाई उसके पीछे की प्रेजेंस है ना, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, बिहाइंड। क्लियर है। तो सुनिएगा, देखिए एग्जाम्पल क्या है, द पार्क इज बिहाइंड हिज स्कूल। सीधी बात है, उसके स्कूल के पीछे की तरफ, जस्ट उसके पीछे की तरफ क्या है, एक पार्क है। क्लियर है। तो द पार्क इज बिहाइंड हिज स्कूल। नेक्स्ट हमारा इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, मान लीजिए आप, है ना, इन फ्रंट ऑफ। ये तो है के पीछे और ये है के आगे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या, के आगे। ठीक है सर, देखिएगा,
to indicate a position directly ahead of a person or an object। मैंने आपको कहा कि behind का अर्थ तो क्या होता है कि पीछे, और इसका अर्थ होता है कि आगे, in front of, ऐसा। अब सुनिएगा, जैसे मैंने लिखा है a car was parked in front of the house, घर के सामने या घर के आगे गाड़ी पार्क की गई थी, है ना। a car was parked, है ना, in front of the house, घर के सामने या घर के आगे गाड़ी को पार्क किया गया था, ऐसा। चलिएगा नेक्स्ट, उसके बाद में हम अगले वाले प्रेपोजिशन की बात करते हैं। तो सुनिएगा, नेक्स्ट है बिटवीन, है ना। अब बिटवीन का अर्थ क्या होता है सर? तो बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच। क्या होता है? दो के बीच। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, सुनिएगा। When an object is positioned right in the middle of two things or persons, क्लियर है? जब हम दो के बीच की बात करते हैं, अब चाहे वो प्लेस हो, है ना, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो पर्सन्स हो, है ना, दो के बीच की अगर आपको बात करनी है तो फिर आप किसका प्रयोग करें? बिटवीन का। ध्यान देना, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच में दुकान है। सही बात है, इन दो के बीच की हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कौन है? दुकान है, ठीक है। तो द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं अमंग। किसकी बात करते हैं? अमंग की। अब देखिएगा, बिटवीन और अमंग में इतना ही फर्क है कि बिटवीन दो की बात करता है, दो के बीच की बात करता है, जबकि अमंग बहुत सारों के बीच की बात करता है, मोर देन टू। क्लियर है? आइएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे, टू इंडिकेट अ पोजीशन इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप ऑफ मोर देन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब क्या? कोई ग्रुप है, दो से ज्यादा का ग्रुप है ना, तो उनके बीच में अगर आपको बात करनी तो फिर आप किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का। मैंने आपको कहा दो से ज्यादा के बीच की बात करनी तो अमंग, और दो के बीच की बात करनी है तो फिर बिटवीन। क्लियर है सर? मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ही वॉज हिडन अमंग द बुशेस। कहने का मतलब क्या? वो बहुत सारी झाड़ियों के बीच में छुप गया। सीधी बात है, तो चारों तरफ उसके क्या थी? झाड़ियां थी, है ना, झाड़ियों के बीच में। क्लियर है? मोर देन टू बुशेस। क्लियर है? तो ज्यादा झाड़ियों के बीच में, दो से ज्यादा के झाड़ियों के बीच में वो छुपा हुआ था, तो ही वॉज हिडन अमंग द बुशेस। ठीक है सर, आइएगा बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो है वो है बी साइड। तो देखते हैं बी साइड का प्रयोग कहां करते हैं। सुनिएगा, राइट नेक्स्ट टू समवन और समथिंग। कहने का मतलब हो गया किसी के एकदम पास की स्थिति बतानी है, लेकिन फिक्स है, या तो राइट या लेफ्ट, ये बात करनी है। कहने का मतलब हो गया आपको स्थिति बतानी है एकदम क्लोजली, एकदम पास की स्थिति बतानी है, एकदम बगल में, लेकिन या तो वो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। तो इस प्रकार की क्लोज स्थिति बतानी हो तो फिर आप किसका प्रयोग करेंगे? बी साइड का, है ना। फिक्स है, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में, ऐसा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, शी केम एंड सैट बिसाइड मी, वो आई और मेरे बगल में बैठ गई। या तो वो राइट साइड में बैठी या फिर वो लेफ्ट साइड में बैठी, लेकिन मेरे एकदम पास, मेरे क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट, बाय। सिमिलर टू बी साइड, बाय का भी प्रयोग बिल्कुल बी साइड की तरह ही होता है। इसका भी मतलब होता है एकदम पास में। ठीक है, एकदम पास की स्थिति बतानी हो तो इसी का प्रयोग करते हैं। बट फर्क है, क्या फर्क है? इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द राइट और लेफ्ट साइड। इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है कि राइट और लेफ्ट की ही बात करनी है। मतलब ये हो गया आपको स्थिति बतानी, क्लोज स्थिति बतानी है ना, लेकिन चारों दिशाओं में से कहीं पर भी है, एकदम पास में, लेकिन जरूरी नहीं है कि राइट में या लेफ्ट में ही, है ना, चारों तरफ किसी भी दिशा में हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या? ऐसी स्थिति बताना जो एकदम पास में है लेकिन चारों दिशाओं में से, या कहने मतलब चारों ओर किसी भी दिशा में हो सकता है। तो इस प्रकार की अगर आपको क्लोज स्थिति की बात करनी है तो फिर आप किसका प्रयोग करें? बाय का। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नियर। बिल्कुल, नियर का अर्थ भाई क्या होता है? के पास में, लेकिन फर्क है ना, बी साइड और बाई से फर्क है। इसका अर्थ मैंने लिखा है अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, मतलब थोड़ा पास नहीं, थोड़ा सा दूर। कहने का मतलब हो गया ना तो एकदम क्लोज पास में, ना थोड़ा ज्यादा दूर, बीच की बात हो रही है, मतलब मॉडरेट डिस्टेंस की बात हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा पास में ही है। आप समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो थोड़ा सा पास की बात करनी हो, है ना, जो थोड़ा सा दूर भी है, ना ज्यादा पास है ना ज्यादा दूर है, इसीलिए मैंने कहा मॉडरेट डिस्टेंस। तो ऐसे डिस्टेंस की बात करनी है जिसको हम मॉडरेट कह सकते हैं, जो ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, चारों दिशाओं में, है ना। कहने का मतलब चारों तरफ कहीं पर भी आप ऐसी, है ना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो मॉडरेट है, जो ना तो ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, तो फिर आप किसका प्रयोग करें? नियर का। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इज देयर अ बैंक नियर योर हाउस। मैंने किसी से पूछा कि क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई बैंक है? कहने का मतलब क्या? थोड़ी सी दूरी पर, जो ज्यादा दूर नहीं हो। तो तुम्हारे घर के आसपास थोड़ी सी दूरी पे कोई बैंक है क्या? मैंने ये पूछा। तो इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नियर। चलिएगा,
हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इनसाइड, है ना। इनसाइड और आउटसाइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान देना। पहले इनसाइड की बात करते हैं। इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज बीइंग कंप्लीटली विद इन अ क्लोज्ड स्पेस, है ना। जो चारों तरफ से बंद है, ऐसी जगह जो चारों तरफ से बंद है, पैक है, और उसके अंदर की बात करनी है आपको, तब आप किसका प्रयोग करें? इनसाइड। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा द कीज आर इनसाइड द ड्रॉअर, है ना। कहने का मतलब ड्रॉअर के अंदर चाबियां। ड्रॉअर जो होता है वो पैक होता है, सीधी बात है, वो खाना है ना। वो किसी लकड़ी से बना हुआ, सही बात है, बक्सा है जो चारों तरफ से पैक है, क्लोज्ड स्पेस है। अब उसके अंदर की बात करें, इसीलिए हमने कहा इनसाइड द ड्रॉअर, ठीक है। आइएगा बात करते हैं नेक्स्ट, आउटसाइड। इसका ऑपोजिट है। जब आपको बाहर की बात करनी हो तो आउटसाइड का प्रयोग करो, और जब आपको अंदर की बात करनी तो इनसाइड का प्रयोग करें। तो आउटसाइड के लिए दिस इज द ऑपोजिट ऑफ इनसाइड। बिल्कुल, मैंने एग्जांपल लिखा, समवन इज वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस। कोई ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भाई ऑफिस आपका एक क्लोज्ड स्पेस हो गया, और उसके बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है किसका? इनसाइड का। क्लियर है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेंस्ट, है ना। अब अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट का मतलब आप ये कह सकते हो के सहारे। हिंदी में अर्थ क्या हो सकता है? के सहारे। ध्यान देना, इसमें लिखा है इट इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड रेस्टिंग और लीनिंग अगेंस्ट अ सरफेस। कहने का मतलब हो गया जब कोई किसी सरफेस का सहारा लेकर, है ना, अपनी स्थिति को बता रहा है ना। किसी सरफेस का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो सहारा लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, है ना, हमारे अगेंस्ट प्रेपोजिशन का करते हैं। जैसे सुनिएगा, मैंने कहा दीवार के सहारे, है ना, एक सीढ़ी है। तो दीवार का सहारा लेकर हमने सीढ़ी रखा है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? अगेंस्ट का। आएगा, मैंने एक एग्जांपल लिखा है द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। दीवार के सहारे हमने क्या रखी हुई है? एक लैडर रखी हुई है। तो एक लैडर है साहब जो दीवार का सहारा लेकर खड़ी है ना, या उस पर झुकी हुई है, लीन किए हुए है। सही बात है। अब आपको अगर लैडर लगाना है तो कहां लगाना पड़ेगा? दीवार के सहारे लगाना पड़ेगा, वहां पर वो झुका के रखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है? जब कोई दीवार का सहारा लेता है, जब कोई दीवार के सहारे झुकता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अगेंस्ट का। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वाले प्रेपोजिशन की, अक्रॉस। इंपॉर्टेंट है अक्रॉस, है ना। अब अक्रॉस का प्रयोग कहां करते हैं? सुनिएगा, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन ऑन द अदर साइड ऑफ अ पाथ, रिवर, स्ट्रीट और फील्ड। कहने का मतलब हो गया, है ना, नदी हो गया, है ना, खेत हो गया, मैदान हो गया, सड़क हो गई, गली हो गई। तो हम ये कहे कि इनके उस तरफ, सड़क के उस तरफ, गली के उस तरफ, खेत के उस तरफ, नदी के उस तरफ। तो इस प्रकार की अगर आपको बात करनी है तो फिर आप कौन सा प्रेपोजिशन का प्रयोग करें? अक्रॉस। ध्यान देना, मैंने जैसे लिखा है द मेडिकल स्टोर इज अक्रॉस द स्ट्रीट। कहने का मतलब हो गया गली के उस तरफ एक मेडिकल स्टोर है। क्लियर है? ऐसा। नेक्स्ट एक और मैंने एग्जांपल लिखा है, माय हर्ट वाज अक्रॉस द फील्ड। कहने का मतलब हो गया खेत के उस किनारे या खेत के उस तरफ मेरी झोपड़ी थी, है ना। माय हर्ट वाज अक्रॉस द फील्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अगले वाला एक और पॉइंट लिखा है टू इंडिकेट मूवमेंट और एक्सटेंशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब हो गया एक तरफ से दूसरे तरफ का मूवमेंट बताना हो। सही बात है। जैसे मैंने नदी पार की तैर कर, तो आप नदी में इधर से कूदे, तैरते हुए उधर से निकले, तो आप इस तरफ से उस तरफ की बात कर रहे हैं कि मैंने नदी को पार किया। तो देखिएगा मैंने एग्जांपल लिखा है ना, he swam across the river। वो इस तरफ से उस तरफ तक, है ना, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक तैर के गया। तो कहने का मतलब क्या, मैंने आपको कहा था या तो मूवमेंट फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। क्लियर है? और दूसरा हो जाएगा एक्सटेंशन, अगर फैलाव की भी बात करनी है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। मतलब नदी पर इस तरफ से लेकर उस तरफ तक, है ना, एक पुलिया बना हुआ। एक पुलिया का क्या है? फैलाव है। तो कहने का मतलब हो गया एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाव की बात करनी है, या फिर मूवमेंट की बात करनी है, गति की बात करनी है, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? आपके अक्रॉस का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वाले प्रेपोजिशन की। नेक्स्ट है अलोंग, है ना। अब अलोंग का प्रयोग कहां करते हैं? तो सुनिएगा, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर बीइंग पैरेलल टू अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट सच एज रोड, रिवर और वॉल। कहने का मतलब क्या, जो लंबी चलने वाली जो चीजें होती है। कहने का मतलब क्या, जैसे सड़क है, सही बात है, लंबी जाती है। जैसे नदी है तो साहब उसकी एक लंबाई होती है, वो लंबी जाती है। ठीक है, कई बार बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें होती हैं, सही है। तो ऐसी जो लंबे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी जो लंबी जो चीजें हैं, और उनके पैरेलल बात करनी हो, मतलब उनके सहारे सहारे की बात करनी हो, सीधी सी बात है ना, इनकी लंबाई के साथ साथ
ऐसी बात करनी है। आप समझे कि समझे? जैसे कहने का मतलब क्या, मैं पटरियों के सहारे सहारे, जो रेल की पटरियां होती तो मैं पटरियों के सहारे सहारे चलता गया। क्लियर है? तो यहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? अलोंग का। क्लियर है? मैं नदी के किनारे किनारे चलता गया, तो किसका प्रयोग करेंगे? अलोंग का। बात समझे कि समझे? है ना? हम ये कह दे कि सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ थे, तो कहने मतलब यहां पर भी हम क्या कहेंगे? अलोंग। क्लियर है? तो आइएगा बात करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई वॉज गोइंग अलोंग द वॉल। कहने का मतलब क्या, मैं दीवार के सहारे सहारे चल रहा था, मैं दीवार के सहारे सहारे जा रहा था, ऐसा। ठीक है? तो ध्यान देना। अराउंड, अब अराउंड का क्या मतलब होता है? तो देखिएगा, देखिए, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन ऑल अराउंड अ प्लेस। कहने का मतलब है, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ की बात करनी हो, ऐसे। ठीक है? तो कहने का मतलब है चारों तरफ की बात करनी हो, ठीक है, किसी के चारों तरफ की बात करनी, तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे? अराउंड का। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं हम, सुनना, दे सैट अराउंड द कैंप फायर। कहने का मतलब क्या, बीच में आग जल रही थी, तो आग के चारों तरफ वे सब बैठे हुए थे। ठीक है? तो दे सैट अराउंड द कैंप फायर, वे सब आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। जैसे आप एक और कह सकते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स, है ना, अराउंड द सन। कहने का मतलब हो गया, जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। क्लियर है? तो ऐसे अराउंड। नेक्स्ट, अगले वाला जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है बिलो, है ना। अब बिलो का अर्थ क्या होता है? तो सुनिएगा, देखिए, बिलो जो है वो अपोजिट है किसका? अबव का। बिल्कुल, अबव लेवल बताता है, ऊपर वाला, है ना, कि लेवल से ऊपर, और जो बिलो है वो लेवल से नीचे की बात करता है। अबव जो है वो ऊपर वाली उम्र की बात करता है, जैसे मैंने आपको कहा था ही इज अबव 40, वो 40 से ऊपर है, तो ये हो जाएगा ही इज बिलो 40, वो 40 से नीचे की उम्र का है। क्लियर है? तो पद बताने के लिए, उम्र बताने के लिए, है ना, तो नीचे की बात करनी हो जब कभी भी, है ना, किसी लिस्ट में, सूची में, उसमें भी कोई नीचे की बात करनी हो, तो फिर आप किसका प्रयोग करें? बिलो। और ऊपर की बात करनी है तो आप किसका प्रयोग करें? अबव। यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, द टेम्परेचर इज, है ना, द टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या, जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है। सही है? तो एक लेवल हो गया, उस लेवल से नीचे की बात होगी। जैसे और आप कह सकते हो, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि द वाटर वॉज बिलो माई नीज, पानी मेरे घुटनों से नीचे तक था। क्लियर है? ऐसा इज लगाया तो मैंने है, और वॉज लगाया तो था। देख लीजिए, द वाटर वॉज बिलो माई नीज, पानी मेरे घुटनों के नीचे तक था या नीचे था। क्लियर है? ऐसा। तो बिलो का मतलब के नीचे, अबव का मतलब के ऊपर। ओके सर। नेक्स्ट है बीनीथ, है ना। अब बीनीथ क्या होता है? फॉर्मल वर्जन ऑफ अंडर। बिल्कुल ये अंडर की तरह ही है, लेकिन ये फॉर्मल वर्जन है, इसको फॉर्मल लैंग्वेज में ज्यादा यूज करते हैं। मतलब आप ऐसे ही अगर लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप ऐसे ही अगर सेंटेंस बोल रहे हैं, कहीं पर आपको अगर फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है तो फिर आप अंडर का प्रयोग करें। लेकिन अगर आप फॉर्मल बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम फॉर्मल, तब फिर आप अंडर की जगह क्या लगाए? बीनीथ। एक तो ये फर्क है। दूसरा फर्क यह है कि जब हम अंडर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है सीधा नीचे, लेकिन टच नहीं कर रहा है, और बीनीथ का मतलब होता है नीचे भले ही वो टच करे। बात समझे कि अगर टच करता है तो बीनीथ, टच नहीं करता है तो अंडर। एक ये भी मोटा मोटा अंतर है। एक एग्जांपल मैंने लिखा, आई पुट द नोटबुक बीनीथ माई पिलो। देखिए, मैंने तकिए के नीचे मेरी नोटबुक रखी। सही बात है? आई पुट द नोटबुक बीनीथ माई पिलो, मैंने तकिए के नीचे मेरा नोटबुक रखा। तो कहने का मतलब हो गया, नोटबुक रखा तो तकिया उसके ऊपर रखा, तो वो जस्ट उसके नीचे है ना, वो उसको छू रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अंडर कहेंगे तो सही नहीं रहेगा, यहाँ पर आप किसका प्रयोग करें? बीनीथ का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अगले वाला है बियॉन्ड, है ना। अब बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। सही बात है? के परे बोले तो पहुंच से ज्यादा दूर। सही है? आइएगा बात करते हैं कैसे क्या होता है, सुनिएगा। इट इज यूज्ड फॉर अ लोकेशन पास्ट अ सर्टेन लिमिट और फिक्स्ड डिस्टेंस। कहने का मतलब हो गया, अगर कोई खास सर्टेन डिस्टेंस है, कोई लिमिट है, तो उससे की आगे की बात करनी हो। सही बात है? एक लिमिटेशन है। सही बात है ना, कि भाई बस यहां तक, और इससे भी आगे की बात करनी हो, परे की बात करनी हो, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं बियॉन्ड का। जैसे आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। द क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब हो गया, क्वेश्चन जो था वो मेरी समझ से बहुत बाहर था, है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है? जहां तक मैं समझ सकता था उससे बहुत आगे था, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, एक और एग्जांपल दिया, द माउंटेन्स आर बियॉन्ड द रिवर। नदी के उस तरफ, है ना, नदी के बहुत उस तरफ क्या है? बहुत सारे पहाड़ हैं। ठीक है? तो नदी के परे,
ठीक है। अगर आपको पहाड़ों पे जाना है तो नदी के परे जाना पड़ेगा, है ना, नदी के उस तरफ जाना पड़ेगा, है ना, जहां आपकी पहुंच नहीं है, ठीक है। तो आपकी पहुंच के बहुत आगे हैं कौन, माउंटेन्स। तो कहने का मतलब यार नदी के परे क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स है, पहाड़ है, ठीक है। तो द माउंटेन्स आर बियॉन्ड द रिवर। ओके सर। लास्ट हमारा जो प्रेपोजिशन है वो अपोजिट। अब क्या होता है उसका भी अर्थ देख लीजिएगा। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फेसिंग पोजीशन। कहने का मतलब हो गया आमने सामने की पोजीशन। सही बात है कि मेरा घर कहाँ है कि तेरे घर के सामने, कि तेरा घर कहाँ है कि मेरे घर के सामने। सीधी बात है, वही वाली बात है ना। तो कहने का मतलब क्या, ऑपोजिट, है ना, आमने सामने, फेस टू फेस। सीधी बात है, हम दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, ये होता है अपोजिट। क्लियर है सर। तो सुनिएगा, देखिए, हिज हाउस इज अपोजिट माइन। कहने का मतलब क्या, उसका जो घर है वो मेरे घर के सामने है, मतलब मेरे घर का फेस उसके घर के सामने, उसके घर का फेस मेरे घर के सामने। तो ये थे प्रेपोजिशंस जो बताते हैं पोजीशन या फिर प्लेस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये सारी प्रेपोजिशंस क्लियर हो गई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।